नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने अंत में दो डायोड पढ़े थे। बी में तो अपन ने पढ़ा था एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। और पिछले लेक्चर के लास्ट में अपन ने पढ़ा था प्रकाशीय डायोड। मैंने आपको कहा था कि इन दोनों के बारे में कुछ और भी बोला जाएगा, तो पिछले लेक्चर में तो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर जितने भी अपने को पहलू समझाने थे वो अपन ने समझाए। अब मैं इन दोनों के साथ होने का परिणाम समझाता हूं आपको। ये अक्सर दोनों साथ होते हैं। यह जिस आवृत्ति, जिस तीव्रता के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, एलईडी, उसको या उसका पठन या आइडेंटिफाई करने का काम करता है फोटोडायोड। ये उस लाइट को आइडेंटिफाई करता है जो एलईडी द्वारा उत्सर्जित होती है। तो कपलिंग में है, ये दोनों जोड़े में रहते हैं। एलईडी जिस भी इंटेंसिटी की लाइट डालेगा, जिस भी तीव्रता के प्रकाश को डालेगा, उसी हिसाब से ये उसी के अनुसार ये धारा प्रदान करेगा, क्योंकि ये तो प्रकाश ऊर्जा ये तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और ये उसका बिल्कुल उल्टा, प्रकाशीय डायोड क्या करता है? बिल्कुल उल्टा करता है। ये प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है ना। दोनों कनेक्ट हो जाएंगे या दोनों का कपल बनाएंगे आप, तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल में समझाता हूं। टेलीविजन है, उस टेलीविजन के रिमोट में एक बल्ब लगा होता है। टेलीविजन के रिमोट में जो बल्ब लग रहा है वो है एलईडी। इसका मतलब टेलीविजन का जो रिमोट है वो अलग अलग बटन दबाने पर अलग अलग तीव्रता के प्रकाश का उत्सर्जन करता है, क्योंकि जो आप बटन दबाओगे टेलीविजन पे उसी के अनुकूल डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है। तो ये तो बात हम समझते हैं कि सब अलग अलग बटन दबाने से रिमोट से उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता अलग अलग हो। दिखे ना दिखे वो जरूरी नहीं, क्योंकि प्रकाश वही नहीं होता जो आपको दृश्य है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग का बहुत बड़ा भाग अदृश्य होता है, बस 3800 से 7800 वाला भाग दृश्य होता है। तो साहब आप ये ना समझें कि साहब रिमोट से कोई प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो रहा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रिमोट और टेलीविजन के बीच में खड़े हो जाओ, फिर आप रिमोट से टेलीविजन को ऑपरेट करो, तो अब टेलीविजन कोई संकेत देगा नहीं, क्योंकि आप बीच में खड़े हो गए तो आप अवरोध बन गए। तो इस बात का प्रमाण है कि आपके बीच में खड़े हो जाने से टेलीविजन ऑपरेट नहीं हो रहा रिमोट से। तो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि इसका मतलब रिमोट से कोई लाइट का उत्सर्जन तो होता है।
वो अलग बात है कि ठीक है वो लाइट आपको विजिबल नहीं है, क्योंकि हर प्रकाश का दृश्य क्षेत्र में होना जरूरी नहीं होता। भाई गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग, ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग के घटक हैं। तो सब विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक ही तो घटक आपको दिखाई देता है, जिसे अपन दृश्य तरंगे कहते हैं, 3800 से 7800। इसके लिए हमारा आंख का रेटिना संवेदनशील है। इस भाग को या इस परास को हम प्रकाश भी बोलते हैं। अब सब जो रिमोट से अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट उत्सर्जित होती है, तो टीवी अलग अलग एक्शन लेता है। तो टीवी में कौन लग रहा है? टेलीविजन में लग रहा है फोटो डायोड, जो रिमोट की भाषा को समझता है और रिमोट से आने वाले प्रकाश को देखने का काम करता है। इसने फोटो डायोड को कई बार या कई जगह इलेक्ट्रॉनिक आंख भी कहते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक आई है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक आंख है जो उससे देख लेती जिसे हम नहीं देख सकते। मैंने उपयोग में बताया भी था, ध्वनि पुनरोत्पादन में। तो जो फिल्म की, अब तो खैर डिजिटलाइजेशन हो चुका है, पहले फिल्म की रील आती थी पूरी पेटियों में, तो रील के अंदर तो फोटो होते थे, यानी सीन होता था, और उसके साइड में साउंड लोड होती थी। वो हमें दिखाई नहीं देती, वो लोड होने वाली साउंड फोटो डायोड देख लेता है। और उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जैसे पहले डीवीडी और सीडी थे, अब डीवीडी और सीडी को आप प्लेयर के अंदर डालो जिसमें वो चलती, तो जैसे डीवीडी या सीडी प्लेयर के अंदर एंटर होगी, उस पर लाइट डलेगी। अब वो लाइट एलईडी भी हो सकती है, लेजर भी हो सकती है, वो अलग अलग है ना। अब सीडी डीवीडी पर क्या लिखा है, तो जो डाली जाने वाली लाइट है वह उस पर से, यानी सीडी डीवीडी से रिफ्लेक्ट होकर फोटो डायोड पर जाती है, जिसे अक्सर हम लेंस कहा करते थे। आपको अगर ध्यान हो तो सीडी डीवीडी में जब प्रचलन था तो अधिकांश हम कहते थे इसका लेंस खराब हो गया, लेंस खराब हो गया, ऐसा बोलते थे। तो वो लेंस जिसे हम कह रहे हैं वो फोटो डायोड है, क्योंकि सीडी डीवीडी पर क्या लिखा है उससे समझने के लिए फोटो डायोड उपयुक्त है। तो उस पर लाइट डालोगे, उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाएगी फोटो डायोड पर। फोटो डायोड वो रीड कर लेगा जो सीडी डीवीडी पर अंकित है, लिखा हुआ है। अब हमें तो कुछ नहीं दिखता था, लेकिन फोटो डायोड को वो सब कुछ दिखता है। तो ये दोनों कुल मिलाकर ऑटोमाइजेशन का काम करते हैं, स्वचालीकरण का काम करते हैं, दोनों मिलकर। छोटे छोटे एग्जाम्पल मुझे देने हैं ताकि आप इन दोनों के साथ होने के प्रमाण समझ जाओ और इन दोनों के साथ होने के नतीजे भी समझ जाओ, और ये भी समझ जाओ कि हाँ ये दो चीजें हुआ करती हैं। जैसे लिफ्ट है। अब लिफ्ट में ऐसे समझो आप, नीचे एलईडी है तो ऊपर फोटो डायोड है। एलईडी प्रकाश डाल रहा है, फोटो डायोड उस प्रकाश को देख रहा है। ठीक है, इससे लिफ्ट के गेट ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसी कारण से आपने कभी देखा होगा जैसे लिफ्ट के गेट बंद होने लगे, बंद होते ही अगर आप बीच में हाथ रख देते हो, पैर रख देते हो, तो वापस गेट ओपन हो जाते हैं। तो ये सब कुछ कैसे होता है? इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों की जो जोड़ा बन रहा है उसमें अवरोध बन गए। अवरोध बनते ही कोई दूसरा सर्किट ऑन हो जाता है और वो गेट को वापस खोल देता है। इससे आपने देखा होगा
ऑटो, ये टॉयलेट वगैरह, हॉट एयर वगैरह, जिसमें आप हाथ लाते हो तो एकदम हॉट एयर चालू हो जाती है और हाथ हटाते हो तो हॉट एयर बंद हो जाती है। तो ये दोनों ऑटोमाइजेशन का काम करते हैं, दोनों मिल जाते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उसमें भी इन दोनों का ही जोड़ा होता है। मैंने कई इंडस्ट्रीज के विजिट किए हुए हैं, टायर इंडस्ट्री है और भी अदर मैनी अदर। दोनों अगर कनेक्ट हैं तो ये सर्किट तो ऑन हो जाता है, फिर किसी इनसे अटैच वाले सर्किट को ये क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो, मैं सिंपल सा समझाता हूं आपको कि साहब ये जैसे छोटा सा अपन एक सर्किट बना देते हैं, है ना। ये अपन ने ऐसे फोटो डायोड का एक सर्किट बना दिया। ये फोटो डायोड है, ठीक है, बस समझने वाली बात। यहां पर आप नर्म लोहे पर, ये नर्म लोहा, ये बेलनाकार क्रोड है, इस बेलनाकार क्रोड पर ये वायर से परिनालिका बना दो, ठीक है। जैसे ही धारा चलेगी, धारा चलते ही ये सर्किट ऊपर वाला ऑन हो जाएगा। अब इसके नीचे आपने जैसे एक सर्किट बना दिया। अब ये सर्किट जैसे रोड लाइट का ही समझ लो आप, ये रोड लाइट है साहब, ये ट्यूब लाइट ऐसे बना देता हूं, अपने को तो बात समझनी। ये ट्यूब लाइट बना दी, यहां पर सप्लाई दिखा दी, है ना। अब क्या होता है, जैसे यहां पर मैं एलईडी द्वारा लाइट डालते हुए दिखा देता हूं। ये एलईडी बस समझाने का तरीका है साहब, है ना, यूं मत समझ लेना आप कि सब कुछ ऐसा ही होता हो जैसा अपन समझें। अब क्या होगा कि फोटो डायोड से, सॉरी, एलईडी से फोटो डायोड पर लाइट आ रही है, तो ये ऊपर वाला सर्किट हो गया ऑन। ये स्वाभाविक है, परिनालिका चुंबक की भांति काम करेगी, तो ये क्या करती है, यहां पर एक लोहे की पत्ती को आकर्षित कर लेती है। क्लियर? नीचे के सर्किट को ये कर देती है ऑफ। अब इस समय ट्यूबलाइट प्रकाश नहीं देगी, लेकिन अब कोई अवरोध बन गया, किसके बीच में, फोटो डायोड और एलईडी के बीच में आप अवरोध बन गए। यह अवरोध आप रिमोट और टेलीविजन में भी सोच सकते हो ऐसा। जैसे आप अवरोध बन गए तो फोटो डायोड पर लाइट गिरना होगी बंद, क्योंकि ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, तो अब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी ये सर्किट हो जाएगा ऑफ। और जैसे ऊपर वाला सर्किट ऑफ किया या ऑफ हुआ, तो नीचे वाला सर्किट क्योंकि ऑफ होते ही ये विचुंबकित हो जाएगा, और जैसे ये विचुंबक हुआ, ये पत्ती आके नीचे गिर जाएगी। नीचे वाला सर्किट अब हो जाएगा ऑन। तो इससे कहते हैं कपलिंग। ये दोनों किसमें, कपलिंग में है ना, जोड़ा बना रहे हैं। अब आपने ऑटोमाइजेशन का ये सैंपल देख लिया। टेलीविजन में भी यही होता है, रिमोट और टेलीविजन के बीच में, लिफ्ट में भी यही होता है, डोरबेल भी बना सकते हो आप। डोरबेल में अब जरूरी थोड़ी कि किसी गेट पर स्विच हो, उसका एक छज्जा होगा, नीचे एक बेस होगा, तो आप देखेंगे एक बल्ब वहां रख देंगे, एक बल्ब बेस पे रख देंगे, लाइट कंटिन्यू है, ऊपर वाला सर्किट ऑन है।
डोरबेल ऑफ है, लेकिन आप गेट के यहाँ आके खड़े हो जाएंगे, आप अवरोध बन गए दोनों के बीच में, तो ऊपर वाला सर्किट हो गया ऑफ, नीचे वाला सर्किट ऑन हो जाएगा, डोरबेल बच जाएगी। तो सब ये तो एक छोटे से सैंपल के रूप में है। बाकी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी उद्योगों में जो मशीनीकरण का स्वचालीकरण हुआ है, यानी अब आप फैक्ट्रियों के विजिट करो, आज के 25 साल 30 साल पहले और आज फर्क आ चुका है। अब पूरी इंडस्ट्री ऑटोमाइज हो चुकी है, पूरी इंडस्ट्री मतलब जो उद्योग है ऑटोमाइज हो चुका है। वहां आपको मानवीय नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है। ये बहुत इफेक्टिव इक्विपमेंट है, ये कंपोनेंट है या इक्विपमेंट है, जो भी बोल दो। तो सब कहने का मेरा मतलब था कि दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं, दोनों साथ रहते हैं। जो एलईडी बोलता है, मतलब भाषा में अपने समझाने की तरह, उसको पढ़ने का कार्य फोटोडायोड करता है। तो ये दोनों जहां अपने को जहां भी ऑटोमाइजेशन चाहिए, वहां पे हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एक सैंपल के तौर पर आपको मैंने बता दिया। तो ये मेरे को आपको पिछले लेक्चर में समझाना था, जो समय पूरा हो चुकने के बाद मैं समझा न सका, इसमें मैंने आपको समझा दिया। तो सब कुल मिला के हम 3 डायोड पढ़ चुके। अब एक डायोड में सोलर सेल और पढ़ना है ना। तो सब ये तो कंप्लीट, ये बात बकाया थी, अब कंप्लीट होगी। अब आ जाए डी। अब अपन पढ़ेंगे सोर्स सेल, यानी सोलर सेल। क्लियर? तो नाम से स्पष्ट है कि जिस युक्ति को अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये सूर्य की प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। सोलर सेल का मतलब यही है कि ये भाई फोटोडायोड तो किसी भी प्रकार के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटोडायोड के वहां कोई रेंज नहीं है, लेकिन सोर्स सेल में रेंज है। ये एक्टिव ही किसके प्रति बनाया जाता है? ये एक्टिव ही सूर्य के प्रकाश के प्रति बनाया, दृश्य प्रकाश के प्रति एक्टिव यानी सक्रिय होना चाहिए। ठीक है सर? क्योंकि इसमें हमें सनलाइट को ही विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत धारा में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात तो ये डिफरेंस हो गया कि साहब वह युक्ति जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, सोलर सेल कहलाती है। अब इसकी जो वर्किंग है, वर्किंग स्टाइल वही है जो किसका है? फोटोडायोड का। प्रकाशीय डायोड का जो वर्किंग स्टाइल है, वो का वही वर्किंग स्टाइल सोर्स सेल का होता है। ठीक है सब? तो वर्किंग सेम एज फोटोडायोड। फिर अंतर क्या है? अंतर जो सबसे बड़ा समझो वो ये है कि सोर्स सेल खुले परिपथ में बिना बायस व्यवस्थित होता है। मतलब ओपन सर्किट है और कोई बायसी करंट भी नहीं है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस भी आप नहीं बोलेंगे। तो ये खुले परिपथ में बिना बायस के रखा जाता है। ठीक है सर? अब आपको यहां पर सनलाइट पे डिपेंड होना है, तो आप चाहोगे कि अधिक से अधिक सनलाइट आपका सोलर सेल एब्जॉर्ब करे, अवशोषित करे। तो सोलर सेल अधिक से अधिक
सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करे, फिर वो उसको किस में कन्वर्ट करे, विद्युत ऊर्जा में। तो स्वाभाविक है अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश अवशोषित करने के लिए इसकी संधि का क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ समझाता हूं। पहले तो इसका सिंबल है ना, तो ये ऊपर तो अलग हो गया ना, ऊपर की चीज को तो अपन ढक से दे, है ना। ये ऊपर का जो काम है इसको तो थोड़ा आइसोलेट कर दें। ये काम तो अपन कर ही चुके ना पूरा, तो इसको बाउंड्री बना दें कि हाँ भाई अब हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं। तो इसका सिंबल तो सब कई जगह अलग अलग तरीके से ये बराबर की प्लेट बना देते हैं, एक पे लिख देते हैं एनोड ए। ये तो इसका, एक मिनट थोड़ा सा सीधी सीधी रेखाएं खींच दो, है ना। ये इसका सिंबल है, ठीक। बात अभी मैं कंटिन्यू हूं कि सब इसके संधि का क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए, वो मैं भी आपको बताने वाला हूं, है ना साहब। ये तो सिंबल बना दिया मैंने। ओपन सर्किट है, बायस दिखाना ही नहीं है, तो अब यार बायस जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब मैं संधि के अधिक से अधिक क्षेत्रफल के लिए आपको इसका प्रारूप दिखाता हूं, ये किस तरह का बनाएंगे आप। तो सब ऐसे समझ लें, थोड़ा सा तिरछा बना देता हूं ना। ये देखो, अधिक से अधिक क्षेत्रफल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। ये अधिक से अधिक क्षेत्रफल, संधि का क्षेत्रफल अधिक से अधिक हो ताकि मैक्सिमम सनलाइट आप एब्जॉर्ब कर सकें, यूज कर सकें, है ना। मैं ये सब ठीक सिलिकॉन से बना होता है, तो है तो डायोड ही ये भी, तो सिलिकॉन से बना होता है तो पीएन तो दिखाना ही पड़ेगा। ये भाग पी है, ये भाग एन है, ठीक है। इसमें धात्विक इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, धातु के इलेक्ट्रोड। तो एक तो नीचे की तरफ दिखा दूं धातु का इलेक्ट्रोड, ये धातु के इलेक्ट्रोड, है ना साहब। ये धात्विक संपर्क हो गया, धातु का इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इससे, है ना साहब। ये धात्विक इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड भी कैसा, अभी वो भी आपको दिखा देता हूं। भाई आपको तो संधि तक सनलाइट पहुंचानी है। अब ये संधि तक सनलाइट पहुंचेगी, मान लो ऊपर भी ऐसे आप ढक देंगे इसी स्टाइल में, तो फिर लाइट कैसे पहुंचेगी। तो इसका इलेक्ट्रोड धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड होता है, ऐसे ये फिंगर इस शेप में, इस तरह से। यानी अब इसका परफेक्ट नाम यह लिख दूं, धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड, धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड। यानी अब सनलाइट के लिए इलेक्ट्रोड अवरोध नहीं बन रहा, है ना। ये सनलाइट दिखा देते हैं, अलग अलग कलर यूज करने पड़ेंगे ना। ये सब सनलाइट, इलेक्ट्रोड उसके लिए सूर्य प्रकाश। अब ये सनलाइट संधि तक पहुंचेगी, ठीक है। सनलाइट बायस तो है ही नहीं, तो बायस वायस की तो बात यहां करनी नहीं आपको। तो लाइट पहुंचेगी संधि तक, क्लियर। संधि पर जैसे लाइट पहुंचेगी तो हम जानते हैं वही आवृत्ति वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा होनी चाहिए। ये फोटोन संधि एब्जॉर्ब करेगी जहां सहसंयोजक बंद है ऑलरेडी। संधि जब इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी या इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगी
तो सहसंयोजक बंध टूटेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कूद जाएगा, टूटते ही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएगा, है ना। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन और होल कैसे प्रभावित होंगे उसे देखो आप, है ना। ये यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरफ दिखा देता हूं ना, इसी जगह पे मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। 2 पेज नहीं लेना चाहता, नहीं तो फिर क्या है 2 पेज ले लेंगे, फिर बार बार मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो ये तो संधि, ये अवक्षय परत, कोई बायस नहीं। धात्विक संपर्क तो यहां भी रहेगा, ये धात्विक संपर्क दिखा दूं, यहां पर व्हाइट से दिखा रहा हूं मैं धात्विक संपर्क को। डायरेक्ट वायर डायोड पे तो लगाते भी नहीं है वैसे भी। ये धात्विक संपर्क। अब ये लाइट संधि पर आती है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आपने बायस तो इससे करना ही नहीं है, इसकी खास बात ही मैंने लिख दी, ये खुले परिपथ में बिना बायस के होता है जो आपको दिखा दे। अब क्या होगा कि ऑटोमेटिक, जैसे यहां पर क्या नाम से सहसंयोजक बंध टूटे, इलेक्ट्रॉन होल मुक्त होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन और होल किधर जाएंगे देखो आप। तो ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र है इसमें, जिसे अपन रोधिका क्षेत्र के नाम से जानते थे। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए और इधर नेगेटिव होना चाहिए, स्वाभाविक है। अब होगा क्या, जैसे ही सहसंयोजक बंध टूटा तो जो पहले से ही इसमें रोधिका क्षेत्र है, उस रोधिका क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन तो जाएगा एन भाग की तरफ और होल जो है वो जाएगा पी भाग की तरफ। अब देखो, जबकि अगर आप बायस करते हैं, जैसे मान लो हम फॉरवर्ड बायस में दिखाते हैं तो अवक्षय परत टूटती है, तो होल तो जाते हैं उधर उल्टा और इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर, पर वो बायस होता है। यहां बिना बायस है ना। तो बिना बायस के जो विद्युत क्षेत्र रोधिका क्षेत्र के रूप में ऑलरेडी स्थापित है पहले से, वह इन मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन होल को आकर्षित करेगा। जैसे दिखा दे ना, ईबी पहले से, तो ये धन की तरफ तो इलेक्ट्रॉन चला गया और ऋण की तरफ हो जाए। मैं आपको दोबारा यहाँ पे याद दिला दूं, फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो उल्टा प्रवाह होता है ना, जिसे अपन विसरण धारा भी कहते थे, डिफ्यूज करंट। तो ये डिफ्यूज करंट के बिल्कुल उल्टी बहने वाली करंट, बिल्कुल उल्टी। देखो आप, होल इधर पी की तरफ चलेंगे, जबकि अपन मानते हैं कि होल पी की तरफ क्यों जाएगा, जाता है, पहले से विद्युत क्षेत्र स्थापित। एन या इलेक्ट्रॉन एन की तरफ क्यों जाएगा, जाता है, पहले से भी। अब इसके कारण क्या होता है कि पी और एन के इर्द गिर्द विभवांतर स्थापित हो जाता है, खुले परिपथ में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूं, है ना। ये देखना, मेरा सारा काम यही हो जाए। तो ये V वर्सेज I, ये सब इलेक्ट्रॉन होल के शिफ्ट होने के कारण वोल्टता स्थापित हो जाती P और N के सरफेस के मध्य। इस वोल्टता को कहते हैं प्रकाशीय वोल्टता या खुला परिपथ वोल्टता, VOC, है ना। VOC का मतलब हुआ ओपन सर्किट। मेरा तो उधर जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी, चलो मैं थोड़ा सा इसको दबा लेता हूं, क्योंकि इसको यहां ना लिख के इधर लिख देता हूं ना। थोड़ा सा आप बात को तो समझते जाना।
VOC, हिंदी में लिख देता हूं, खुला परिपथ वोल्टा, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो आप, है ना। ओपन सर्किट वोल्टेज ये स्थापित हो गया। तो इसमें पहले से पोटेंशियल डिफरेंस रिजर्व हो जाता है, बुक हो जाता है, संचित हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर। अब इसके पास डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए जैसे ही P और N को आप लोड के द्वारा कनेक्ट करेंगे, देखना आप, मैं कलर चेंज कर रहा हूं सब, ये सब देखो आप इधर, ये लोड, ये जैसे आप P और N को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही, क्योंकि विभवांतर तो ऑलरेडी है ही, है ना, तो ये तुरंत शॉर्ट सर्किट करंट आपको दे देगा। ये जैसे ही जोड़ा आपने, ये देखो प्रकाश धारा बह निकलेगी, आई लाइट, ये प्रकाश धारा आई लाइट, है ना, ये धारा की दिशा, तो इसमें डिपॉजिट हो जाता है। तो इसने जैसे आपने इनको शॉर्ट सर्किट किया तो खटाखट ये पोटेंशियल डिफरेंस धारा प्रदान कर देता है। तो ये देखो, ये धारा प्रदान कर दी, है ना। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, लघु पथित धारा, है ना। ये धारा की दिशा उल्टी है सब, फॉरवर्ड बायस के बिल्कुल उलट है धारा की दिशा, बिल्कुल उलट। इसने देखो धारा किसमें आ गई, प्लस में नहीं आई, ये ग्राफ चौथे पाद में चला गया, चतुर्थ पाद में, क्योंकि वोल्टा तो डिपॉजिट है, वो तो जमा है, वो तो धनात्मक है। लेकिन जैसे आपने शॉर्ट सर्किट किया, वो तुरंत आपको लघु पथित धारा ISC, इसको कहते हैं लघु पथित धारा, जिससे आप प्रकाश धारा भी कह सकते हो, IL भी कह सकते हो, है ना। तो ये तुरंत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो ये सब इसका वर्किंग स्टाइल है कि जैसे आपने ये प्रकाश डाला संधि पर, सहसंयोजक बंध टूटे, इलेक्ट्रॉन वो होल, ऑटोमेटिक ये रोधिका क्षेत्र के, यानी ऑलरेडी उपस्थित विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन N भाग की तरफ और होल P भाग की तरफ गमन करते हैं, या विस्सित हो जाते हैं, या चले जाते हैं। फलस्वरूप इन सिरों के बीच में वोल्टा या विभवांतर पैदा हो जाता है, जिसे खुला परिपथ वोल्टा भी कह सकते हो, प्रकाशीय वोल्टा भी, क्योंकि प्रकाश के कारण ये वोल्टा पैदा हुई है, तो इसको प्रकाशीय वोल्टा भी। ये ध्यान रखें, प्रकाशीय वोल्टा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है। जितनी तीव्रता का आप प्रकाश आपतित करेंगे, उतनी VOC का मान अधिक होगा, पर ये डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई बायस नहीं कर रखा, कोई बैटरी नहीं जोड़ रखी आपने। इसने जैसे P और N को जोड़ेंगे लोड से, वैसे खटाक से आपको धारा दे देगा। ये आपको इस ग्राफ का चतुर्थ पाद में होना भी इस बात का प्रमाण है कि V पॉजिटिव है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट फॉरवर्ड बायस में जो धारा होती है उसके बिल्कुल विपरीत है। इसने धारा धन प्लस वाली एक्सिस में नहीं आई, माइनस वाली एक्सिस में आई, क्योंकि ये दिशा बिल्कुल उल्टी है। तो सब ये सोलर सेल के संदर्भ में सारी जानकारियां, विशेष जानकारी ये रही। यूज क्या करेंगे सब, तो सोलर सेल से दिन के समय आप सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल दें और इसके द्वारा बैटरियों को चार्ज कर लें। बैटरियां चार्ज कर देगा, लोड की जगह बैटरी समझ लो, बैटरियां चार्ज कर लें, उन बैटरियों का रात्रि के समय इस्तेमाल करें। आज की तारीख में आपने देखा भी होगा कि बहुत प्रचलित
प्रचलन में है, वो चीज कमोबेश यही है जो आपको सोलर सेल के रूप में यहाँ पर समझाई गई है ना साहब। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होता है सोलर सेल का, जो आप कंप्लीट यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक बार और थोड़ा सा फास्ट उसको समझा देता हूं। वह युक्ति जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है सोलर सेल कहलाती है। इसकी कार्यप्रणाली फोटोडायोड की भांति होती है, लेकिन ये खुले परिपथ में बिना बायस के रखा जाता है, जबकि प्रकाशीय डायोड में ऐसा नहीं है। प्रकाशीय डायोड में बायस होता है, इसमें नहीं होता। अधिक से अधिक सूर्य के प्रकाश को संधि तक पहुंचाना है, इसे संधि का क्षेत्रफल बड़ा रखना चाहिए। तो इसको बनाने का स्टाइल भी देखो आप, कितना बड़ा बना के दिखाने की कोशिश की। अब क्योंकि आपके इलेक्ट्रोड संधि तक प्रकाश पहुंचने में अवरोध न बन जाए, तो इसलिए आपको ये धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना है। अब ये अवरोध नहीं बनेंगे, प्रकाश सूर्य किरण सीधी संधि तक पहुंचेगी। ये इसका सिंबल है। अब ये वर्किंग यहां दिखाई, ये सिलिकॉन से बनाया जाता है, एक डायोड ही पी और एन इसमें है। जब आप उचित आवृत्ति की, जब भी सूर्य किरण गिरती है, उचित आवृत्ति तो क्या कहें उसको, सूर्य का प्रकाश जब इस पर गिरता है, इस पे ऐसा नहीं है, इस पे तो कोई सा भी प्रकाश गिरे, तो जब सूर्य का प्रकाश इस पर आपतित होता है, तो सूर्य के प्रकाश के आपतन से संधि के सहसंयोजक बंध टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन होल मुक्त हो जाते हैं। आप जानना चाहे तो सीधा समझ लें कि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला गया, लेकिन प्रॉपर आपको समझाना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन होल किधर जाएंगे, क्योंकि आपने बायस तो कर ही नहीं रखा। भाई बैटरी जोड़े तो अपन उनको सेटल दिखाते हैं कि भाई होल नेगेटिव की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो रोधी का क्षेत्र ऑलरेडी है ही, वही एन भाग की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और पी भाग की तरफ होल गमन कर जाते हैं, है ना। फिर साहब जैसे आपने लाइट डाली तो इन सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिससे ओपन सर्किट वोल्टा या प्रकाशीय वोल्टा कहते हैं। प्रकाशीय वोल्टा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितनी आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, वीओसी का यानी प्रकाशीय वोल्टा का या खुला परिपथ वोल्टा का मान उतना ही अधिक होगा। स्वाभाविक है, यहाँ पे एक तरह का संचय हो गया। अब जैसे आप इनको लोड के द्वारा कनेक्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, खटाक से धारा आपको मिल जाएगी। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि धारा की दिशा फॉरवर्ड बायस से बिल्कुल विपरीत है। ये शॉर्ट सर्किट करंट, और फिर डिस्चार्ज हो गया। तो बार बार उसको सूर्य का प्रकाश चार्ज करता रहेगा। आप उससे बैटरियां चार्ज करते रहना, वो आपको स्थापित वोल्टा से धारा दे देगा, उससे आप बैटरियां चार्ज करो। बैटरियों का आप रात्रि के समय काम में ले सकते हैं। तो ये सब डायोड टोटल खत्म होता है ना। अब डायोड के खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ाते हैं, तो अब हम देखेंगे नया टॉपिक ट्रांजिस्टर, है ना। ट्रांजिस्टर अब ये देखेंगे। यहां पर एक बात समझना जरूरी है कि ट्रांजिस्टर कई बोर्ड के सिलेबस में फिलहाल हटा हुआ है और कई में है। अभी जैसे आरबीएससी वगैरह में देखें तो इसको हटा दिया, सीबीएसई हिंदी मीडियम देखें तो भी हटा दिया, लेकिन अन्य बोर्ड में है। इसके अलावा इस टॉपिक को कभी ऐड भी कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है, है ना। तो ट्रांजिस्टर को मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में ले लूँ, क्योंकि हर बोर्ड में ये है नहीं, है ना। किसी में है और किसी में नहीं है। तो मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने यही निर्णय लिया कि साहब इसको अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाएंगे,
हाँ, संक्षिप्त में इसकी जानकारी तो दो। अब जब जानकारी देने लगेंगे तो फिर जानकारी तो ठीक तरह से देनी पड़ेगी, पर वो ये है बहुत ज़्यादा जिसे अपन डेप्थ में जाते हैं वैसा इस टॉपिक के साथ नहीं करेंगे। ठीक है साहब। ट्रांजिस्टर के बारे में मैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले आपको, है ना। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में सब इसके आविष्कारक जो हैं वो हैं बार्टन, बार्डिन, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण संशोधन करने वाले इसमें हैं वो है शाक्ले। तो सब लगभग आप यूं कह दो 1948 में बार्टन बार्डिन ने तो इसे बनाया और शाक्ले के संशोधन के कारण ये प्रचलित हुआ, है ना। ट्रांजिस्टर जिसे अपन कहने जा रहे हैं या जिसे अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो कहने का मतलब तीनों का योगदान है, बार्टन का भी, बार्डिन का भी और शाक्ले का। इन तीनों को ही 1956 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है। प्राथमिक परिचय में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ट्रांजिस्टर ने जो पुराने परंपरागत परिपथ थे उनमें जैसे ट्रायोड, डायोड वाल्व, एक तरह से बल्ब नुमा आकृतियां जो बड़े आकार में होती थी वो काम करती थी परंपरागत परिपथ में। हाई वोल्टेज यानी 220 वोल्ट पर वो चलती थी, तो उनको चलने के लिए भी हाई वोल्ट चाहिए। उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी वह गर्म करने पर चलने वाली थी, तो वो गर्म भी होती थी। यानी अगर अपन कोई पुराने रेडियो की बात कर रहे हैं तो उसको चलाएंगे तो थोड़ी देर बाद चलेगा, एक प्रोसेसिंग होगी पूरी, वाल्व गर्म होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन चालू होगा वगैरह वगैरह। अब जो चीज गर्म होती है वो खराब भी होगी, तो वाल्व होते थे तो खराब भी होते थे। आकार बड़े हैं तो फिर कंपोनेंट का आकार ही जब बड़ा होगा तो स्वाभाविक रूप से जो भी आप डिवाइस बनाओगे, अब मान लो आप रेडियो बना रहे हो, टेलीविजन बना रहे हो, कंप्यूटर बना रहे हो, जो भी है, जो भी चीज बनाओगे तो स्वाभाविक है जब डिवाइस या कंपोनेंट बड़े आकार का तो डिवाइस का आकार भी बड़ा होगा, वजन भी ज्यादा होगा। क्लियर। और जब वजन ज्यादा हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होता। मान लो आज जो मोबाइल आपके पॉकेट में है इसने आप लेके घूम सकते हो या घूमते हो। उसको साथ लेके घूमने का एक एडवांटेज हो गया कि आप हर समय उससे पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, हर समय किसी के संपर्क में रह सकते हो, कोई भी मुसीबत या परेशानी आए तो हाथों हाथ उससे साथ में जो डिवाइस है उसका यूज कर सकते हो, मतलब मोबाइल का यूज कर सकते हो। तो डिवाइस का कॉम्पैक्ट होना भी बहुत बड़ा फैसिलेट करता है हमें, वो भी हमें बहुत बड़ी सुविधा देता है। तो सब ट्रांजिस्टर से पहले की बात करें तो वाल्व सेट यूज किए जाते थे, ट्रायोड कहते थे, डायोड वाल्व कहते थे उन्हें। उनके आकार बड़े थे, उच्च वोल्टता पर उन्हें चल पाते थे 220 वोल्ट पर। आकार बड़े होने के कारण डिवाइस भी बड़े आकार की थी, जिसे आप मूवेबल नहीं बना सकते, यानी जेब में रख के इधर से उधर नहीं घूम सकते। पहले पुराने जमाने का रेडियो देखो आप,
बस जहाँ स्विच होता था उसके पास ही वो रेडियो उसी अलमारी में सेट कर दिया जाता था। ऐसी पुरानी व्यवस्था थी। जब ये ट्रांजिस्टर ने जन्म लिया तो ट्रांजिस्टर के अस्तित्व में आते ही सब कुछ चेंज हो गया। यूं मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक जगत में ट्रांजिस्टर ने धूम मचा दी, यानी इलेक्ट्रॉनिक जगत को ही पलट दिया एकदम, है ना। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता था। ये कल्पना थी कि हम मोबाइल जैसी कोई चीज जेब में रख के चलेंगे, यानी चलते चलते हम अमेरिका बात कर लेंगे, चलते, ये सब कल्पना थी एक समय। लेकिन ये सब साकार हुई। पहला इसका मील का पत्थर बोलेंगे अपन ट्रांजिस्टर को, है ना। जिस ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं हम, बहुत बड़ा आकार नहीं होता इसका, चने के दाने बराबर का आकार मान लो आप, जो आपके चने की दाल के बराबर के दाना, उस आकृति का इसको मानो आप। आकृति इसकी छोटी है, कम वोल्टता पर चलता है, 1.5-2 वोल्ट पे अच्छे 8 वोल्ट पे तो अच्छा काम कर देता, फर्स्ट क्लास। वैसे तो 1.5 वोल्ट पे ही इनिशिएट हो जाते हैं, लेकिन 5-6 वोल्ट पे तो ये शानदार काम करने लग जाते हैं, शानदार गजब का काम करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब कम वोल्टता पे चलते हैं तो सेल से ही चल जाएंगे, फिर बिजली का हर जगह जरूरत नहीं पड़ेगी। 1.5 वोल्ट तो आपको सेल ही देता है। तो साहब अब इसका फिक्स रखना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सेल से चल जाएगा। बहुत छोटा आकार है, तो अब जो डिवाइस बनेगी वो भी आकार में छोटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब अब आपको सप्लाई भी सेल से मिल जाएगी, छोटा आकार है, और डिवाइस जो बनेगी इस कंपोनेंट से वो भी छोटी सी होगी। तो आप बिस्ते या पॉकेट टाइप अज्यूम कर सकते हो। अब आपका अजम्पशन बढ़ने लगेगा। लाइट वेट है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्प वोल्टता पर चलती है, लाइट वेट है, लो पावर कंजप्शन है, तो फिर खराब भी स्वाभाविक है, हाई लाइफ भी ज्यादा होगी जब टेम्परेचर क्रिएशन है ही नहीं। तो कहने का मतलब जो पुराने परंपरागत परिपथ हुआ करते थे, जो बड़े बड़े आकार में थे, हाई वोल्टेज पर चलते थे, उच्च शक्ति का क्षय करते थे, खराब भी होते रहते थे, उनमें जब ट्रांजिस्टर ने एग्जिस्टेंस ली, जैसे ही ट्रांजिस्टर अस्तित्व में आया, इसने ट्रायोड और वाल्व वगैरह को रिप्लेस किया, उनकी जगह खुद आ गया। तो अब जब ये खुद आया तो रेडियो भी छोटे से होने लग गए। सप्लाई के लिए भी अब लाइट पे निर्भर रहने का कोई मतलब नहीं रहा, है ना। जो इक्विपमेंट है वो मतलब उनकी हैंडलिंग आसान होगी, उनको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इधर से उधर ले जा सकते हो, ये सब कुछ आसान हो गया। तो आप यूं समझो कि ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक जगत में परिवर्तन की नींव का काम करता है। इसने पूरे इलेक्ट्रॉनिक जगत को परिवर्तित कर दिया। ठीक है सर। अब ट्रांजिस्टर है क्या, वो अपन पढ़ेंगे, है ना। तो सब ट्रांजिस्टर में मैं पहले नामकरण को समझा देता हूं। ट्रांजिस्टर शब्द जो है वह 2 शब्दों का जोड़ है। पहला ट्रांसफर, है ना, प्लस रजिस्टर। यहां रजिस्टर का मतलब आप समझें रेजिस्टेंस से, यानी ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है, बस इतना सा काम है।
मैं इतने से काम की उपयोगिता आपको समझा दूंगा, है ना। ये केवल क्या कर रहा है, रजिस्टर का या रेजिस्टेंस का ट्रांसफर कर रहा है। अब कैसे सब, तो दोनों एंड लो, देखो आप इनपुट और ले लो आउटपुट। बस ये छोटा सा सैंपल है ना, इनपुट और आउटपुट। अब देखो सब, जैसे मान लीजिए इनपुट करंट 1 एम्पियर और आउटपुट करंट भी 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट आप देकर ले रहे हो। ये निवेश है, ये निर्गम है। लेकिन आप दे तो रहे हो 10 ओम पर, ट्रांसफर रेजिस्टेंस है ना, और ले रहे हो आप 100 ओम पर। तो 1 एम्पियर की धारा निवेश तो किसमें कर रहे हैं, 10 ओम पर, और निर्गम किस पर कर रहे हैं, 100 ओम पर। चलिए अब देखो, इसका मतलब अगर निवेशी वोल्टा में पूछूं आपसे इनपुट वोल्टेज, तो आप कहेंगे I इंटू आर आई यानी 1। तो आपने कितने वोल्ट का निवेश किया, सॉरी हाँ कितने वोल्ट का ना, तो हमने कितने वोल्ट का निवेश किया, 10 वोल्ट का। अब आप ये देखना कि आपने रेजिस्टेंस को ट्रांसफर किया, धारा जो थी उसको निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध पर दिया, निम्न प्रतिरोध पे तो दिया और उच्च प्रतिरोध पे लिया। देखा लिया तो कितनी वोल्टता मिली आपको, आउटपुट वोल्टेज। भाई लोगे तो आउटपुट पर रेजिस्टेंस पे, यानी 1 इंटू 100, कितने वोल्ट, 100 वोल्ट। तो आप दे तो कितने वोल्ट रहे हो, 10 वोल्ट, और ले कितने वोल्ट रहे हो, या मिल कितना रहा है, 100 वोल्ट। ट्रांसफार्मर भी यही करता था, लेकिन वो एक विशाल अरेंजमेंट है, ये तो शानदार छोटा सा अरेंजमेंट है, वानगी के लिए, उदाहरण के लिए समझाओ। तो सब अल्प प्रतिरोध पर हम सप्लाई करें और हाई रेजिस्टेंस पे लें, तो देखो वोल्टेज का लाभ आपको डायरेक्ट दिख गया, 10 वोल्ट दिया और 100 वोल्ट लिया। पावर प्रॉफिट देखा है ना, इनपुट पावर I² RI, 1 ये 10, तो आपने निवेश कितने वाट का किया, 10 वाट का। आउटपुट कितना मिला, I² RO, I तो वही है, रेजिस्टेंस कितना 100, तो सब आपने निवेश तो किया 10 वाट का और आउटपुट मिला आपको 100 वाट। तो कहने का मतलब इसके नाम में ही बहुत जान है, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर रजिस्टर। मतलब आप यहां तो एक सैंपल बता रहे हैं, यहां आपने धारा को निम्न प्रतिरोध पर निवेश किया और उच्च प्रतिरोध पर वापस लिया। एक ही धारा 1 एम्पियर निम्न प्रतिरोध पर दी गई, उच्च प्रतिरोध पर ली गई, तो देखो वोल्टता का लाभ दिख रहा है आपको, 10 वोल्ट दिया 100 वोल्ट लिया। शक्ति का लाभ दिख रहा है, 10 वाट दी 100 वाट ली। तो
तो सब इसकी बेसिक कार्य प्रणाली में ये चीज है। हालांकि ठीक है, ट्रांजिस्टर में बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन इसकी बेसिक थीम के अंदर ये बात है जो आपको मैंने एक छोटे से मैं नाम से समझा दी कि ये अगर लो रेजिस्टेंस पर लेकर हाई रेजिस्टेंस पे आपको देता है तो भी आपको पावर एंड वोल्टेज दोनों का प्रॉफिट तो इससे अर्न हो ही रहा है। तो कहने का मतलब एक कमाल की चीज या एक शानदार कंपोनेंट, आपने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, कैपेसिटेंस पढ़ लिया यानी प्रतिरोध पढ़ लिया, संधारित्र पढ़ लिया, प्रेरकत्व यानी कुंडली पढ़ ली, डायोड पढ़ लिया। अब आप अंतिम कंपोनेंट पढ़ रहे हो 12th में, ट्रांजिस्टर। शानदार कंपोनेंट है। तो सब इसका परिचय जारी रहेगा। अभी तो ठीक है, इनिशिएशन कर दिया मैंने, स्टार्ट कर दिया ताकि अगले जो लेक्चर में फिर फुल फ्लैश इसके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दूंगा, है ना। तो इस एपिसोड को तो यहीं क्लोज करते हैं। तो बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये तो सामान्य बातें हैं जो मैंने बताई दी आपको, जनरल इंट्रोडक्शन वाली, है ना। तो सब मैं कर लेता हूँ ना, इसको आगे फर्दर इस लेक्चर को तो यहीं एंड कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।